फोर स्टार्ट करते हैं जी। आज क्लासेस वैसे तो बंद हैं, दो बच्चे बिठाकर मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल ये क्वेश्चन हम कर रहे थे बनी ईयर्स लिमिटेड। ये रिसेंट टाइम का क्वेश्चन था और ये आपके टेस्ट में था, ठीक है जी। ओके अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो तीन बातें की थी, जिसके ऊपर फिर R&D करने के बाद मैंने कुछ चेंजेस की हैं उस बात के अंदर जो कल हमने की थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये क्वेश्चन दोबारा ही कर लेते हैं, ठीक है, और क्विकली कर लेते हैं। बाकी जो दो तीन बातें थी उनके ऊपर फिर जो लॉजिकल डिसीजन मेरा बना है, ठीक है, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे हमने, ये मैंने कुछ कल वाली वर्किंग्स करके रखी हुई हैं। रिसीट पेमेंट स्केजुअल शायद इसी तरह ही बना था बोर्ड के, ठीक है। और इससे आगे बस यकम जुलाई वाली पेमेंट लिखी नहीं है, आपको पता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 30 जून पे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट हमने निकाला था सिर्फ 2020 के लिए। उसकी वजह ये थी कि 2019 में तो लोन ही जनरल सिर्फ एक था, ऐसा ही है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट्स बनाए थे हमने, ये मैंने खाली रखे हैं ताकि क्विकली हम इनको दोबारा बना लें और ये रिवीजन के अंदर बात आ जाए, ठीक है जी। बाकी ये कुछ वर्किंग्स हुई थी, तो ये सारी वर्किंग्स ही मैंने लिख दी हैं, क्विकली इनको डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। सबसे पहले बात अब करते हैं, तरतीब से ही चलते हैं लैंड की। ऑन यकम यूनी 2019 गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड टू बेल सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट बेल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। द लैंड वाज रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 100 मिलियन। क्या एंट्री की थी जी हमने इसकी? कैश डेबिट, सॉरी कैश नहीं, गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये अलॉट किया हुआ है लैंड का, ठीक है ना जी। पीस ऑफ लैंड अलॉट किया था, तो फेयर वैल्यू पे उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया। तो लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट की थी हमने, ठीक है जी। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर लैंड आ गया था जी, कितना? 100 का, ठीक है। और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, इसके बाद हमारे पास क्या आना है जी? एक प्लांट आना है और एक बिल्डिंग आनी है, चलो ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एक डेफर्ड ग्रांट आई थी और ये लैंड रिलेटेड ग्रांट है, तो निशानी के लिए हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, अब लैंड ने तो डेप्रिशिएट होना नहीं है, इसलिए जो 100 के ऊपर लैंड रिकॉर्ड किया ये अगले साल भी एज इट इज़ 100 पे आ जाना है, ठीक है। इसका पूरा ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद अगली ग्रांट पे मूव करेंगे, ठीक है। अब अगली बारी आती है ग्रांट की, जो लैंड की मद में ग्रांट आई थी और हमने उसको क्या बना लिया है? लाइबिलिटी। फिलहाल मैं इसको नॉन करंट में रख रहा हूँ, करंट में आपने कर लेना है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लैंड की ग्रांट है, इससे रिलेटेड कल हमारे पास हमारी बहस ये हुई थी। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाने के लिए ये लैंड दिया है, तो जब 30 जून 20 पर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो इसको इनकम बना लें, ठीक है। ये तो खैर हमने कंक्लूड कर लिया था कल लेकिन फिर कल जाके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो करने के बाद मैं IS-20 को खंगालने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, ठीक है, कि IS-20 की जो थीम है बेसिक, वो कंडीशंस की बेस पे ग्रांट को इनकम बनाना है ही नहीं। बेसिकली IS-20 का जो थीम मेरे सामने आ रहा था, ठीक है जी, वो ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ग्रांट जिस खर्चे की मद में आई है, जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस आउट हो, वैसे वैसे इनकम जो है, ग्रांट जो है वो इनकम में जाए, ठीक है। मतलब कि अगर हम, बल्कि आगे जाके प्लांट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लांट में मैंने 4 साल के ऊपर उसको एमोटाइज किया था, लेकिन उसको 10 साल पे करेंगे हम। उसकी लॉजिकल रीजनिंग भी यही मैचिंग कॉन्सेप्ट था। काफ़ी टाइम लगा मुझे, खैर मैंने काफ़ी मशवरा भी किया और रिसर्च भी इस पर की। तो जो बेसिक थीम मेरे सामने जो आया गवर्नमेंट ग्रांट का, बहरहाल अच्छा हो गया, कंक्लूजन बहुत अच्छा ड्रॉ हो जाएगा हमारा। वो बेसिक थीम जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, उसी की बेस के ऊपर हम बिल्डिंग बनने के ऊपर इस सारी ग्रांट को इनकम नहीं बना रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं ये ग्रांट किस खर्चे की मद में मिली थी। खर्चा ही हो गया ना, लेकिन फिक्स एसेट भी एक खर्चा होता है, बस उसको हम एक दफ़ा एसेट बनाकर आहिस्ता आहिस्ता खर्चा बना रहे होते हैं। और जो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो एकदम से खर्चा बना लेते हैं। होता तो ये भी खर्चा ही है, हमारे जेब से पैसे निकले, हमने ये एसेट खरीदा, हमारे जेब से पैसे निकले एसी खरीद के लगा दिया, अब ये एकदम से खर्चा नहीं बनाया, एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। हमारे जेब से पैसे निकले, बिजली का बिल दे दिया, उसको एकदम से एक्सपेंस कर लिया, ठीक है ना। तो थोड़ी सी नेचर फर्क होती है। बहरहाल ये जो 100 मिलियन की ग्रांट हमने रिकॉर्ड की है, ये किसकी मद में है? ये इस फैक्ट्री बिल्डिंग की मद में, ठीक है। ये ग्रांट इस खर्चे की मद में है, बोलो। तो जैसे जैसे इस खर्चे ने एक्सपेंस आउट होना है, वैसे वैसे इस ग्रांट को हम इनकम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफर्ड ग्रांट जो है, जिसकी हमने एंट्री की थी 2009 में, ये एंट्री 2009 में, सॉरी 2019 में की है, एक मिनट, 2019 में हमने इसकी एंट्री की, लैंड डेबिट ग्रांट क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन इसमें से कुछ भी इनकम में लेकर नहीं गए, क्योंकि 2019 के अंदर
बिल्डिंग बनी ही नहीं थी। जब तक वो बनेगी नहीं, कल ये काम किया था, ठीक है, जब तक बिल्डिंग बनेगी नहीं तब तक इसको इनकम में ले जाने की इजाज़त नहीं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो ना तो डेप्रीसिएशन आ रही है बिल्डिंग की, फैक्ट्री बिल्डिंग की, मैं सिर्फ बिल्डिंग लिख दूँ ना, बोलो, ना तो फैक्ट्री बिल्डिंग की आपकी 2019 के अंदर कोई डेप्रीसिएशन आ रही है, ओके, और ना ही कोई ग्रांट आपकी इनकम बन रही है। इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको सिर्फ 2020, और इसी की रिलेटेड ग्रांट है जो ग्रांट इनकम बनेगी। आप वो ग्रांट इनकम के आगे आप लैंड लिख लो, कोई मसला नहीं, पर ये अल्टीमेटली ये ग्रांट थी तो इस बिल्डिंग की मद में ही, ठीक है ना। तो इसको भी मैं 2019 में कुछ नहीं कर रहा, बल्कि 2020 ही इसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ, ओके। क्या मतलब, जब बिल्डिंग बनेगी और डेप्रीशिएट होगी, ठीक है, तो ये ग्रांट भी इनकम बनती जाएगी। क्लियर होगी ये बात? चले, अब ये तो कहानी होगी ख़त्म। अब अगली बात करते हैं प्लांट की। ओके, प्लांट को ब्लू से कर लेते हैं, ये अलग अलग कलर रखेंगे ज़रा, सही रहता है, ठीक है ना। अच्छा जी, प्लांट 1 अगस्त 2020 को बना बनाया खरीद लिया, टेंशन ही खत्म, ठीक है ना। लेकिन ये प्लांट जो 420, चलो पहले खरीदते हैं प्लांट को। प्लांट खरीद लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सिर्फ प्लांट लिख रहा हूँ, ओके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस साल में खरीदा है भाई? 2020 में, इसलिए इसका भी 19 कोई नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ 20 लिख रहा हूँ इस पर, ऐसे ही किया था कल। 2020 के अंदर ये प्लांट खरीदा, एंट्री करें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 420 से, डन, ओके। उसके बाद पॉज कीजिए, ठीक है जी। तो प्लांट खरीद लिया 420 से, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, थोड़ा सा पॉज किया था जी वीडियो को, वीडियो नहीं कट। अच्छा, लैंड ये प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 420 से। अब आगे कहता है वो, इधर गया, at a cost of 420 million, हाँ, rupees 240 was financed through an interest-free loan from government. The loan will be forgiven if plant is operated for at least 4 years by BEL. अब ग्रांट को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है? दो क्राइटेरिया पढ़े थे हमने। क्या ग्रांट रिसीव हो जाएगी? आपको उम्मीद है, रीजनेबल एश्योरेंस दें, ठीक है, ग्रांट विल बी रिसीव्ड। दो यहाँ पे चमक तो नहीं पड़ रही आमिर भाई? अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस दें, रीजनेबल एश्योरेंस दें। एक टीए बिठाया हुआ था इजाफी, शिकायत लग गई जाके, ठीक है ना जी। पता नहीं कैसी मुश्किलों से आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पढ़ लेना आप ध्यान से, ठीक है ना जी। ग्रांट विल बी रिसीव्ड, रीजनेबल एश्योरेंस दो। दूसरा कंडीशंस विल बी मेट, तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। ये क्या क्या है जी? ये क्या है? ग्रांट इज रिकॉर्डेड इफ रीजनेबल एश्योरेंस हो कि ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। मतलब आपने ये जो कैश रिसीव किया है डेबिट, इसको लोन की बजाय ग्रांट कब कह लें? जब आपको ये दो शर्तें पूरी करने की रीजनेबल एश्योरेंस हो। पहली शर्त तो पूरी क्या होगी? ग्रांट विल भी रिसीव हो गई है। अच्छा, आपको नहीं, ये तो लोन रिसीव हुआ है, ठीक है, कंडीशंस जो अटैच्ड हैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो कि वो मीट हो जाएंगी। तो भाई अगर सवाल खामोश है तो बिल्कुल हमें ये उम्मीद होती है कि ये प्लांट की मद में आया, प्लांट भी ले लिया है, तो हम ये कंडीशंस मीट करेंगे और इंशाल्लाह ये फॉरगिवनेस हम अचीव कर लेंगे। तो इसलिए ग्रांट को तो रिकॉर्ड करना है आज, ठीक है। तो ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे, बोलो, कैश डेबिट और फॉरगिवेबल लोन। डेफर्ड ग्रांट, ये तो डेफर्ड ग्रांट ही है ना, ये भी डेफर्ड ग्रांट, लेकिन है कौन सी? ओ सॉरी, 2020 की जगह छोड़ दें इसकी, लैंड 2020 में भी आना है, ऐसे ही है ना, लिख लेते हैं ऐसे ही 2020। हम भाई आवाज़ सही आ रही होगी? हाँ, खाली क्लास है ना, खाली क्लास है, सुकून से बोल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। अच्छा जी, क्या है? डेफर्ड ग्रांट, लेकिन ये कौन सी ग्रांट है जी? फॉरगिवेबल लोन लिख लो, प्लांट की मद में लिख लें, प्लांट लिख लें या फॉरगिवेबल लोन लिख लें, जो मर्जी लिख लो, चलो फॉरगिवेबल लोन दरअसल ये है, ठीक है ना, लेकिन ये है किसकी मद में? प्लांट की मद, ठीक है ना। ये जरा ऐसे बढ़ा के बात लिखी। अब ये किस साल में आया है? 2020। ये 2020 में ही आया, तो 19 तो है ही नहीं, शुक्र है जान छूट गई। अब जरा एंट्री कर लें जी, एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, टाइम ज़ाया होता है उसमें, ठीक है ना, डायरेक्ट करें। ओके जी, कैश डेबिट फॉरगिवेबल लोन क्रेडिट 240, ठीक हो गया जी, डन। अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि IS20 का थीम जो है वो मेरी बात से अपोजिट था। तो मैं देखे यार, एक बात होती है, अब आज तो हो रही है रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन वाले तो खास तौर पे सादा सी बात है, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग की बजाय यही वाली रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाए, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ होती है, आप लोगों का एतमाद, मैंने कह दिया आपने मान लिया,
अब अगर कोई चीज़ गलत है तो फिर मेरी तरफ से बाइंडिंग ये बनता है कि मैं उसको सही करवाऊँ, ठीक है, ना कि मैं कोई गोली कराऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी तरतीब यही है, जो चीज़ मेरे से गलत तो नहीं, खैर अपना एक ओपिनियन होता है, वो फॉर्म हो और उसमें कोई चेंज आए तो मैं अगले दिन, ये मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं रूटीन यही है, मैं बता दिया करता हूँ, ठीक है ना। तो बहरहाल कल मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हमारी कंडीशन तो चौथे साल मीट हो गई है, अब 5वें साल में ग्रांट ने रीपे तो नहीं होना, इसलिए 4 साल पे इनकम बनाए, ठीक है। लॉजिकल तो लग रही थी बात, लेकिन जब आप लोगों में से सवाल उठे तो जहन के अंदर मेरे भी सवाल पैदा हुए। अब मैंने जाकर सीनियर से भी मशवरा किया, स्टैंडर्ड्स को भी खोल कर देखा, तो मुझे जो बेसिक थीम नज़र आया ना, उसमें कहीं पे ये देखा ही नहीं मैंने कि वो कह रहा हो कि हम कंडीशंस मीट होने पर ग्रांट बनाते हैं, यानी कि जैसे जैसे कंडीशन, बेसिक थीम ये नहीं था। बोलने के लिए बंदा बोल देता है, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई अनकंडीशनल ग्रांट है, क्या मतलब, आप ये प्लान ले लो, ये उसके लिए पैसे ले लो, साथ गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो क्या करें, जिस दिन प्लान लिया सारी इनकम बना लें, ऐसा तो एसेट रिलेटेड ग्रांट तो फिर खत्म होगी कहानी, बात समझ रहे हो ना। लेकिन हम क्या करते थे, सवालों के अंदर नहीं लिखा होता था, सवालों के अंदर ऐसी बात, रीपेमेंट वाले सवाल में पहली बार देखी थी हमने, बासित वाले सवाल में, उससे पहले तो जितनी एग्जाम्पल्स, जितने क्वेश्चन किए, हम कहते थे जी फलां काम करना है, ये एसेट खरीदना है, गवर्नमेंट ने कहा ये पैसे माइत्र से पकड़ लो। अब ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि कोई 4 साल इस्तेमाल करो, 10 साल करो, अब वो ग्रांट जैसे ही मिल गई, प्लांट भी खरीद लिया, तो कंडीशन तो मीट हो गई, तो फिर कहानी खत्म, इनकम बना ले। लेकिन हम क्या करते थे, हम जिस खर्चे की मद में वो ग्रांट आई होती थी, जैसे जैसे वो खर्चा एक्सपेंस आउट कर रहे होते थे, उसका पैटर्न सेम हम फॉलो करते थे। और ये बात मुझे बच्चों ने कल कही भी थी कि आपने पहले कहा तो था, अब आज क्यों उससे मुड़ रहे हैं, तो भाई ठीक है जी, उससे मैं रुजू करता हूँ, वो मेरी गलती थी, ठीक है, ओके। तो IAS 20 का बेसिक थीम क्या है, IAS 20 का बेसिक थीम ये है कि वाइल एमर्टाइजिंग ग्रांट, एमर्टाइजिंग का मतलब पता है ना, ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी, यानी डेफर्ड लाइबिलिटी टू एमर्टाइजेशन का। यार यहाँ पे चमक तो नहीं पड़ रही आमिर भाई, यहाँ पे चमक यहाँ पे पड़ती है, यहाँ अच्छा जी। एमर्टाइजिंग का मतलब क्या है जी, कि क्या कह रहा था मैं, डेफर्ड ग्रांट को इनकम बनाना, ठीक है ना। तो ट्रांसफरिंग डेफर्ड ग्रांट यानी लाइबिलिटी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकम, ये कॉन्सेप्ट है ना, एमर्टाइजिंग इसी कहते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, IAS 20 का बेसिक थीम क्या है जी, जब ग्रांट्स हों जो कि डेफर्ड लाइबिलिटी हमने बनाई हो, व्हाइल एमर्टाइजिंग दोज ग्रांट्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइज, ठीक है ना जी। कोशिश ये करता है IAS 20 कि मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, ठीक है ना। अब कल वाली बात क्या थी, 4 साल पे एमर्टाइज कर दो, लेकिन भाई नहीं, ये देखना है कि ये जो ग्रांट हमें मिली थी, ये किस खर्चे की मद में मिली है। ये जो ग्रांट हमें मिली है, ये 240 की जो ग्रांट हमें मिली है, ये किस खर्चे की मद में मिली है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मद में। तो फिर जैसे जैसे ये प्लांट एक्सपेंस आउट हो, सेम पैटर्न के ऊपर हमें ग्रांट को भी जो है वो एमर्टाइज करना चाहिए, ठीक है। करेक्शन होगी, करेक्शन, चलो ICAP जाने से पहले हो जाना जरूरी होती है। तो क्या चीज़ कर रहे हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन, ये इस तरह मैंने कर दिया है, कोई मसला नहीं है, एक्सपेंस इनकम, खैर एक्सट्रैक्ट्स जो है अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग करना हो तो कर लो, फिर ऊपर एक्सपेंसेस की एडिंग, नीचे इनकम्स की, लेकिन ऐसे सही चल रहा है, मैंने कलर डिफरेंट कर लिए, आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, कब आया प्लांट, 2020 में, चलो शुक्र है। अब प्लांट 2019 में इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है, और 2020 के अंदर ये प्लांट 420 का आया था, लाइफ इसकी कितनी थी, 10 साल, और कितने महीने चला, यकम अगस्त को आया था, यकम अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने जी, 5/12 जी। कितनी आगे डेप्रिसिएशन, 17.5, ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, डबल एंट्री पूरी करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 17.5 से, और प्लांट कितने पे आ गया, 402.5, ये तो हमारा सेम ही था, ठीक है ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारी ग्रांट इनकम है, ग्रांट इनकम प्लांट से रिलेटेड, वही फॉरगिवेबल लोन, दोबारा लिखने की जरूरत है, बस ठीक है जी। ये भी 2020 के अंदर 240 है, और ये देखें, ये कल से चेंज है जी, कल मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 4 किया था, ठीक है, तो 5/12 तो वैसे ही, तो सिर्फ रेड वो कर रहा हूँ जो हमने कल किया था, एक कंक्लूजन ड्रॉ, लेकिन आज वो चेंज कर लिया, ठीक है। समझ आ गई बात, बेसिक थीम क्या है यार, ये मैं ब्लू से क्यों कर रहा हूँ और ब्लैक से क्यों, गड़बड़ हो जाएगी ना,
ब्लैक तो ऊपर पड़ा है, अभी रेड ने भी आना था वैसे, लेकिन चले यहाँ पे तो चेंज आ जाएगा ना, 5/12। बेसिक थीम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जिस खर्चे की मद में ये ग्रांट आई है, जैसे जैसे उसको एक्सपेंस को खत्म करना, एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, उसी सेम पैटर्न के ऊपर, इवन मैं तो यूं कहूंगा, बल्कि चले यूं कहने को भी रहने दें, वो देखते हैं आगे, ठीक है। तो सेम पैटर्न को फॉलो करना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कोशिश करनी है कि वो अप्लाई हो। तो ग्रांट इनकम में कितना जाएगा? 10 देख ले, 240/10, 24 आ गया इंटू 5/12, 10 एग्जैक्ट। ये 10 चला गया इनकम में। अब डबल एंट्री करो, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम। तो ग्रांट कितनी आ गई? 230। अच्छा सॉरी, ये 2010 है, 2000 सॉरी 230। ठीक है जी। रिलेटेड इनकम एक्सपेंस साथ साथ नजर भी आ रहे हैं इस तरह से कलर के साथ। एक फायदा ये भी हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ जी, यहाँ तक को मसला। अब बिल्डिंग की तरफ आते हैं। ये मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, बल्कि इसको मिटाए बगैर भी शायद काम चल रही है। आगे ये चीज़ें भी लिखी है। ओके जी, फैक्ट्री बिल्डिंग। On Yakam March 19, Bell started construction of factory building. The construction work was completed on 30th June. Payments related to construction of factory were as follows. और ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स हैं, इनको हमने एसिड की कॉस्ट के अंदर ऐड कर लिया था, वो काम तो कर लें। कंस्ट्रक्शन 19 के अंदर तो CWIP था ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, हाँ जी बताएंगे जरा कौन कौन सी थी? 130 + 190, टोटल 320। ये वर्किंग्स है, वहां पे ऊपर लिख लेना आपने, रुपीज इन 1000 मिलियन जो भी है, ठीक है। 320 डन जी। उसके बाद अगली चीज हमें चाहिए थी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, और फिर हमारे पास टोटल फिगर आ जानी, ऐसे ही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बनाते चले। वर्किंग 3 था ना, यहाँ पर ओपनिंग आएगा। ओपनिंग क्या आएगा जी? ये एज इट इज, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। और उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स लिख लेनी है। जो आसान काम हो तो कर लें, डिस्कशन वाला नहीं है। जो कल से चेंज है बस उसी को देखेंगे जी। 180 + 100 280 आ गया, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा जी? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ओके। और ये वर्किंग 5 वाली होगी, और फिर हमारे पास यहाँ से एसिड की बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी। असल में जगह बनाना चाह रहा था मैं, इसलिए ये लिख किया चीज़ें। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। वर्किंग सारी ब्लैक में, सिर्फ प्रेजेंटेशन यहाँ पे ना मैंने इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना, ओके। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 2019, जरा यहाँ पे जगह खुली डुली होगी, ओके सही है जी। अब रह गया बस बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ओके सही है। अच्छा जी, अब आते हैं वापस। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल हमने बना लिया था कि जी ये 4 पेमेंट्स हुई हैं, और फाइनेंस किया हमने इस प्रोजेक्ट को एक गवर्नमेंट ग्रांट से, ठीक है, जो यकम फरवरी को आई थी, और अनयूज्ड फंड्स को हमने इन्वेस्ट किया था और इनकम कमाई थी, ठीक है। अच्छा, रिसीट पेमेंट बनाया था, स्पेसिफिक लोन कोई नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट यकम फरवरी को आई, ग्रांट रिसीव 200 का बैलेंस इन्वेस्ट होगा यकम फरवरी 19 को। यकम मार्च तक ये पूरा इन्वेस्टेड रहेगा, फिर 130 की पेमेंट के बाद ये 70 रह जाएगा, और ये 70 इन्वेस्ट होगा यकम मार्च को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस 5 महीने, ठीक है। तो 1 महीना इस 200 ने इन्वेस्टेड रहना था, ऐसे ही किया था ना, और 5 महीने इस 70 ने इन्वेस्टेड रहना था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी लड़ाई, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह की बात की थी कि इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, ऐसे ही है बोलो। और जो 70 था इंटू 5/12,
सॉरी 70 इंटू 8% इंटू 5/12 कितना आया था 2.3। मैंने कहा था इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली बात चलें देख लेते हैं, ठीक है। अगली बात आई थी यहाँ पर, चलें वो जनरल लोन की तरफ चले गए, पहले फ़र्क की बात कर लें। अब इस इन्वेस्टमेंट इनकम को भी बोरिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं करना चाहिए, ये भी कंक्लूजन मैंने कल ड्रॉ किया। अब इसकी बात सुन लें। देखें, हमने जनरल फंड से बोरोइंग कॉस्ट निकालनी होती है। निकालते क्यों हैं? हम ये कहते हैं कि जी यार देखो, ये पैसे अगर यहाँ इस्तेमाल ना होते तो कहीं और इस्तेमाल हो जाते, ठीक है। अब कहीं और इस्तेमाल ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इस पे आप इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट हम जनरल लोन पे नहीं लाते थे। ऐसे ही इक्विटी भी हमारे पास अगर पड़ी होती थी ओनर्स की आकर, हम उसको भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट को भी हम उसी तरह से इन्वेस्ट करने की तरफ नहीं जा रहे, यानी इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन बोरिंग कॉस्ट में से माइनस करने की इजाज़त इसकी क्यों नहीं मुझे नज़र आ रही थी, उसकी वजह सुनिए आप। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास घर में कुछ बचपन से पैसे इकट्ठे किए थे हमने कि हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये पैसे भी पड़े हुए थे, ठीक है। अब ये पैसों के ऊपर क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं हम? कोई कॉस्ट नहीं पे कर रहे। जब कोई इंटरेस्ट कॉस्ट पे नहीं कर रहे तो इनको जहां मर्जी इन्वेस्ट करते रहें, हमें उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम भी बोरिंग कॉस्ट में से माइनस करने की इजाज़त नहीं। ऐसे ही इक्विटी आई, पड़े हैं पैसे, कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे। अच्छा, फिर जनरल लोन आया, आपने कहा हाँ इस पे तो कॉस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया कि क्या हम जनरल लोन के सारे का सारा इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे? नहीं करते थे, सिर्फ पेमेंट को पकड़ते थे और डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक कर देते थे। अब इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करने की इजाजत क्यों दी गई? क्योंकि जब हमने स्पेसिफिक लोन की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हमने स्पेसिफिक लोन लिया तो लोन का सारा इंटरेस्ट हमने उठाया, चाहे उसमें सारा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, सारे का सारा इंटरेस्ट उठाया, एसिड कॉस्ट में ऐड कर दिया। जब उसका सारा इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड हो गया तो फिर IAS 23 ने ये गुंजाइश दी। IAS 23 को खंगालने के बाद मुझे ये पता चला, ठीक है ना, ठीक है भाई, उस्ताद भी सीख रहा होता है, ठीक है ना। IAS 23 को खंगालने के बाद इसी नतीजे पहुंचा कि जो बात पहले की हुई थी कि भाई किसी और चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जनरल लोन पे भी नहीं लगता था, वो इक्विटी पे नहीं लगता था। आज पता लग गया हमें कि वो गवर्नमेंट ग्रांट पे भी नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करने की इजाजत की शक्ल सिर्फ यही बनती है कि जब हमने लोन लिया, उस लोन का पूरा इंटरेस्ट, सारे का सारा इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड किया। तो इसी वजह से ये प्रोविजन स्टैंडर्ड ने हमें दी कि फिर इस स्पेसिफिक लोन में से अगर कोई सरप्लस बचा है, क्योंकि आपने इसका पूरा लोन कहीं और नहीं रखा, सारे का सारा एसिड कॉस्ट में ऐड किया है लोन का इंटरेस्ट, तो फिर इसकी सरप्लस की अगर इन्वेस्टमेंट आपने की है और वो इन्वेस्टमेंट पे इनकम आई है, तो सिर्फ उस इनकम को एसिड की कॉस्ट में ऐड करने वाले इंटरेस्ट में से माइनस कर दो, यानी नेट कर लो। इसके अलावा हमने कहा जनरल लोन, उसने कहा जनरल लोन का सारा इंटरेस्ट तुमने एसिड कॉस्ट में ऐड किया है? नहीं किया, तो फिर उसकी अगर उसको इन्वेस्ट कहीं करते भी हो तो हमें उसकी परवाह नहीं है। भाई इक्विटी की आपने कॉस्ट ऐड की थी, भाई वो तो बोरोइंग ही नहीं थी। बल्कि इसको इस तरह से ज्यादा अच्छा याद रखा जा सकता है कि जैसे मैंने कहा था, जब इक्विटी बोरिंग ही नहीं है तो उसकी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट भी नहीं, ग्रांट भी बोरोइंग नहीं है तो इसकी बोरिंग कॉस्ट थी नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं होनी चाहिए थी। जनरल लोन इज अ बोरोइंग, लेकिन उसमें मसला क्या था, हम पूरा लोन उठाकर इंटरेस्ट, पूरे लोन का इंटरेस्ट सारे साल का एसिड कॉस्ट में ऐड करते नहीं थे, इसलिए उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस करने की इजाजत नहीं थी। तो ले देके रह गया क्या? स्पेसिफिक लोन चूंकि सारे का सारा, एक तो बोरोइंग भी है, दूसरा उसका सारा इंटरेस्ट हमने उठा के एसिड कॉस्ट में ऐड किया हुआ था, तो फिर सिर्फ उसके सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट इनकम को एसिड कॉस्ट में से माइनस करने की इजाजत थी। आप उसको इनकम मत बनाओ, एसिड कॉस्ट में से माइनस कर लो। तो कंक्लूड होगी बात। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम हमने निकालनी है, चाहे 1 महीने की है चाहे 5 महीने की, ये सारी की सारी कहां जाएगी? इनकम के अंदर, ठीक है जी। तो बिल्डिंग की बारी शुरू हो गई है, बोलो। और बिल्डिंग के ऊपर ग्रांट आई थी, तो यहां पर लिख लेता हूं रेड से, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो ग्रांट वाली, सरप्लस ग्रांट इन्वेस्टेड, अब आगे जगह नहीं बची, ठीक है ना। वो सिर्फ कौन से साल में आएगी? इधर देखें, ये 219 वाले साल में इन्वेस्ट हुआ 1 महीना, और ये 70 भी 19 वाले साल में इन्वेस्ट हुआ 5 महीने, ठीक है। तो 19 के साल में ही सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट इनकम ने आना है। तो 2019, इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, सब क्या 2 ही हैं, 2 बच्चे इधर देखो, आप भी इधर देखो। अच्छा जी, कितना 200, 8% पे इन्वेस्टेड रहा इंटू 1/12 प्लस बाकी का 70 भी
8% पर रहा 5/12। आंसर बताएं। 3.67 कर लें, 7 कर लें। लेकिन अगले साल में इसमें से कोई ग्रांट कोई इन्वेस्टमेंट ग्रांट की हुई नहीं, तो फिर यहाँ पर इनकम भी नहीं आएगी। ठीक है जी, तो भाई इसको समझ में आ गया यहाँ से क्यों निकाल दिया हमने इसको। ठीक है, चलो डन। चलिए अच्छा हो गया ना जी, एक दिन ऐसे बात होगी। अच्छा, गोली कराना बड़ा आसान होता है। गोली कराना ये था, आपने ऐसा सोचा नहीं जैसे मैंने बताया था, आपको यूँ सोचना चाहिए था भाई, लेकिन नहीं, जो मैंने सोचा था वो मैंने कल बताया और फिर आज की रिसर्च के बाद मैंने ये बताया। ठीक है, तो जो आपका एतमाद मेरे पे होगा वो क्या है, आंखें बंद करके आपने मान लिया, ये बहुत बड़ी लायबिलिटी डाल देता है बंदे के ऊपर। तो अगले दिन फिर मुझे भी उस एतमाद को इसी तरह से ही प्रेजेंट करना चाहिए कि भाई ये देखो, ये मैंने गलता किया था तो इसको सही कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जी कहानी अब तो आसान होगी, तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ भाई, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 120 किस दिन पेमेंट हुई है, किस दिन पेमेंट हुई है, 1 अगस्त को। लेकिन 19 के अंदर सिर्फ 12% था, 19 के अंदर एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है। ठीक है ना, तो ये 19 के अंदर 120 जो है वो 12% के हिसाब से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने, ये ऐसे ही किया था हमने। 5 महीने की बोरिंग कॉस्ट हमने ले ली थी यहाँ पर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, और एक ही था, एक ही पेमेंट आई थी। कितनी है बोलो? 120 इंटू 12% इंटू 5/12, आंसर इज 6। अब इधर देखो, ये 6 ही टोटल है बस। ठीक है ना, कल नेट कर दिया था इसको मैंने। अच्छा, अल्टीमेटली बात वहीं पे पहुंच जाती है, अगर ये एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाता, बिल्डिंग कम हो जाती, बिल्डिंग कम हो जाती तो इधर डेफिनेट एक्सपेंस बिल्डिंग का कम आता। यहाँ पे वो बिल्डिंग अब 2.3 से बढ़ गई तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने इनकम इधर ही ले ली है। तो अल्टीमेटली फर्क कोई नहीं पड़ता है, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल रॉन्ग इज रॉन्ग। ओके, चलो जगह इंप्रूव होती जा रही है। बोरिंग कॉस्ट अगले वाले साल की यहाँ पर निकाल लेंगे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, अगली क्लास में जाकर मैंने एंड पर ये चीज़ सही करवाई थी, यहाँ पे आप लोगों ने गौर नहीं किया, तो उस पर वो बात भी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल इसको तो पूरा करने 6 ऐड होगा वर्किंग फोर्स से, और ये बन जाएगा 326। ये 326 इस वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इधर हमने लिखा, ओहो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री बिल्डिंग। ओके, और ये वर्किंग नंबर 1 से कितना है जी? 326। लेकिन अगले साल बिल्डिंग पूरी हो जानी है, अब एंट्रीज क्या करनी है, एंट्रीज करनी है तो कर लो। जितना कंप्लीट होने पर 30 जून पे सारा इकट्ठा होगा, उसको सीरियल क्रेडिट करके बिल्डिंग में डेबिट करना ही है ना, तो बस ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि 20 में बिल्डिंग बन गई थी ना, कुछ प्रोग्रेस में नहीं पड़ा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगली बात मैंने आपको ये मत भूलना, इतनी कॉस्ट तो लग चुकी है इस पर 326। ठीक है, अब रहेगी वर्किंग 5 में इस साल की बोरिंग कॉस्ट निकालना। तो इधर आए हम और हमने पकड़ा, इधर देखो, हमने पकड़ा इसको, और इसको कहाँ तक लेकर आए? इसको लेकर आए 30 जून 2020 तक। ठीक है, ये तो आपने कर दिया बिल्कुल ठीक, 180। अब एक ही है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन है कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम है कोई नहीं, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स में क्या है जी, पेमेंट क्या है? 180 की पेमेंट है, इंटू अब 12.67% है और 6/12 है। ठीक है, लेकिन एक चीज तो आप भूल ही गए, जो अगली क्लास के अंदर हमें याद थी, हमने सही कर लिया था। अब क्लास में टाइम खत्म हो गया तो जाते थे, बस ये बात ऐसी निकल गई। ये 120 डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन, या अगर ईयर एंड पहले आ जाए वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं। अब पहले साल में तो ईयर एंड यहाँ पे आ गया, इसको कैपिटलाइज कर लिया हमने, लेकिन ये 120 की पेमेंट जनरल लोन से निकली हुई तो है ना, तो ये सिजेशन तक इसको इधर से इधर भी तो लाना था। किसको? 120 को। ये जो यहां से यहां पड़ा था, एक दफा रोकना क्यों पड़ा? ईयर एंड आ गया था, तो CWIP में तो सिर्फ इस दिन तक की कैपिटलाइज करनी थी हमने बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये कर ली हमने। अब उसके बाद जब अगला साल आया तो अगली पेमेंट तो उठा ली, लेकिन इसको भी तो सिजेशन तक लेके आना था। ठीक है, तो ये अगली क्लास के अंदर हमने लिख लिया था, बहरहाल आप भी लिख लें। 120 इंटू 12 पॉइंट, अब इस साल में रेट बदल चुका है, 67 इंटू कैपिटलाइजेशन का रेट बदल गया ना, साल एवरेज हो गया, इंटू 6/12। और ये 12.67 हमने किस वर्किंग में निकाला हुआ है जी? वर्किंग 6। आज मैंने लिख दिया, शायद कल वर्किंग नंबर आप क्लास में लिखा था। अब इन दोनों का टोटल बताओ। एग्जैक्ट 19 आ गया, 19.005 है, बस 19। ठीक, ओके जी। तो तजर्बे साबित हुआ कि आई का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक था जी। टोटल कर दो,
चेक कर लिया हमने सोल्यूशन को। 525 520 एग्जैक्ट। ओके लो जी, ये बिल्डिंग बन गई है, फैक्ट्री बिल्डिंग 625 है। दे लो यार, एक बार तसल्ली कर लो। 625 साथ थोड़ा थोड़ा। बिल्डिंग वर्किंग नंबर 3 कितना जी? 625। और यहाँ पर सॉरी, हाँ इधर 2020 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई 625, ठीक है जी। ओके लेकिन यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस के साथ डैश लगा देना, यहाँ पे तो ये बिल्डिंग नहीं थी, अभी तैयार हो रही थी, CWIP में पड़ी थी, ठीक है। अब इस बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन निकलेगी और ये लैंड वाली ग्रांट भी डेप्रीशिएट होगी। क्यों? इनकम बनाएंगे लेकिन डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है ना। वो बिल्डिंग की मैंने ब्लैक ही रखी हुई थी डेप्रीसिएशन, बेसिकली तो वो रेड वाला काम हो रहा है, तो मैं इसको रेड कर रहा हूँ, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन। लेकिन उसके साथ उसको कर रहे थे ना भाई, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन होगी, उसके साथ साथ लैंड की एमोटाइजेशन, लैंड वाली ग्रांट की एमोटाइजेशन होगी, ठीक है ना। और सही है, तो ये उस वक्त लिख के रख लिया था ना 2020। अब पहले बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करते हैं। बिल्डिंग कितनी है जी? 625 की। बिल्डिंग की लाइफ उन्होंने कितनी बताई है? 25 साल। 30 जून पे बनी है तो 6/12 बोलो। हाँ 12.5 का एक्सपेंस आ गया, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, बता दो 612.5, एक इशारिया तक चलते रहो, ठीक है। उसके बाद अब ये जो ग्रांट इनकम थी, डेफर्ड ग्रांट 100, ये जो पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ था इसके साथ, ये 2020 में अब बिल्कुल ये सेम बेसिस 100 है डिवाइडेड बाय 25। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ये वाला खर्चा इसी बिल्डिंग की मद में था, ठीक है। कंडीशन को छोड़ो, वो तो कंक्लूड कर चुके हम। सेम बेसिस के ऊपर जिस खर्चे की मद में ये ग्रांट आई है, जैसे जैसे वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाए वैसे वैसे ये ग्रांट भी इनकम बने। 2 एग्जैक्ट 2 पॉजिटिव 2 आ गया। ये इन्वेंट्री पूरी कर लो। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? और ये हो गया 98, ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्योंकि पिछले साल बिल्डिंग बनी नहीं थी, ठीक है जी। रिसीट पेमेंट की तो खैर इतनी खास जरूरत नहीं, अब हो गया है। इस एक सफ़े को पिक्चर में ले सकते हैं आप फॉर सोल्यूशन, लेकिन आपने भाई ये वर्किंग को इसी तरह से कर लेना। कल की बात है, आपने बात नहीं हो सकी थी। ये दूसरे ब्रांड मिली थी सर, वो तो यूज़ कर ली ना हमने, ग्रांट मिली, वो इस्तेमाल होगी, कहानी ख़त्म होगी, ठीक है ना। तो एसिडी कॉस्ट का पार्ट एक तरह से बन गई है क्योंकि वो पैसे वहाँ पे इस्तेमाल हो गए। हाँ तो उसको आप कर सकते हो करंट नॉन करंट में, देखो। हाँ देखो आप कर लो। करंट लायबिलिटीज़ में क्या करोगे? करंट लायबिलिटीज़ में आप देखो इधर, आप टाइम ना वेस्ट किया करो, दोबारा से लिखो करंट मैच्योरिटी ऑफ, नहीं भाई करंट पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिख लिया ना यहाँ पे, इधर देखो डेफर्ड ग्रांट लैंड, ठीक है। तो ये करंट में पड़ा है, ये नॉन करंट में पड़ा है, तो मतलब पता लग गया ना, ठीक है। अब 2019 में 2 ग्रांट्स है ना इधर, ठीक है। 2019 के अंदर 19 के अंदर ग्रांट आई थी ना, उस दिन हम खड़े होकर देख रहे हैं कि इसमें से 10 क्या है अगले साल इनकम बन जाना। जब ये काम हो जाए ना पूरा, तो ये मिनट ही लगता है। फिर 19 में खड़े हो, कहाँ पे? 19 में, तो देखते हो 20 के अंदर इसमें से 2 रुपये इनकम बन जाने, ऐसा ही है ना। तो आपने वही वाली वर्किंग यहाँ पे शो करनी है ना, कर दो, नहीं करनी तो बल्कि डायरेक्ट उठा लो। कितना जी? 19 में 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 98, ठीक है, सही है, ओके। बात तो एक ही है, लेकिन अगर IK को सोल्यूशन से एकदम से मैच नहीं करेगी आपकी बात, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा। ये हो गया, अगले साल में यहाँ पे 98 आ जाएगा फिर, ओके। यहाँ पर आओगे तो आप कहोगे अगले साल तो पूरा साल ही होना है, ठीक है। तो 2 को जमा करके 4 कर लो, ठीक है ना। और 98 में से 4 गए तो बाकी, तो ये 94 और ये 98 ही बन जाएगा। ऐसे कर लोगे ना, ऐसे ही दूसरी ग्रांट को भी कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो। बेस्ट है नॉन करंट, करंट को अलग करना, लेकिन मैं इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ताकि आपका सोल्यूशन एक बार मैच कर जाए। थोड़ी डायरेक्ट चीज़ें हुई पड़ी होती हैं, अगर इसके अंदर ये है कि आपको अपने पैटर्न के ऊपर सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। पानी तो मंगवा दें।
अच्छा जी, अच्छा भाई, अब ऐसा है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात थोड़ी सी हुई थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी सारी आप लोगों ने? क्या है इसको थोड़ा सा थ्योरी कहा था पढ़ने को, थ्योरी सारी नहीं पढ़ी यार, ऐसे नहीं काम चलेगा ना है। एमसीक्यू सारे हो गए थे, किसी में मसला नहीं आया था गवर्नमेंट ग्रांट के एमसीक्यूज में। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, होमवर्क के अंदर आज आप इंश्योर कर लें कि एमसीक्यूज IAS 36 के, IAS 23 के, IAS 40 के और IAS 20 के, IAS 16 के अलावा इन 4 के एमसीक्यूज मुख्तलिफ मौके पे मैंने डिस्कस भी किए और होमवर्क में भी देता रहा। आप लोगों ने इंश्योर कर लेना है कि ये जितने एमसीक्यूज हैं हर एक एमसीक्यू आप कर लें, क्योंकि आज कोई नया होमवर्क मैं नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर देखेंगे 16 के साथ क्या करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट असिस्टेंस की थोड़ी सी बात की थी। देखें, ग्रांट के बारे में डिस्क्लोजर्स देने हैं और असिस्टेंस के बारे में भी डिस्क्लोजर्स देने हैं, ठीक है। ग्रांट के डिस्क्लोजर्स क्या हैं? ग्रांट के डिस्क्लोजर बड़े सादा से हैं, 3 डिस्क्लोजर देने हैं। इधर देखो, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, ग्रांट्स से रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। हम कहेंगे जी ये 2 शर्तें पूरी हो जाएं तो हम ग्रांट रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वाली, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन मेथड क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या मतलब है, अगर एसेट वाली है तो अलग रखते हो या एसेट से नेट करते हो, अगर इनकम रिलेटेड है तो अलग से इनकम शो करते हो या एक्सपेंस से नेट करते हो। एक डिस्क्लोजर तो ये हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट की जो ग्रांट है उसके साथ कंडीशंस अटैच होती हैं, ठीक है। अगर कोई अनफुलफिल्ड कंडीशंस हैं तो वो कंडीशंस भी बता दो, ठीक है। और बता दो एक्सटेंट क्या है, ग्रांट नेचर बता दो, ठीक है। तो डिस्क्लोजर रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये 3 डिस्क्लोजर्स हैं। अगर आप गौर से देखें पेज नंबर 217 के ऊपर, इतनी ही बात सिर्फ याद रखनी है। पेज नंबर 217 ओपन कर लें सारे। पहली बात तो ये कि ये ग्रांट अगर आ गई है, ठीक है, और आपसे पीपीई का नोट मांग लेता है, तो पीपीई के नोट के अंदर आ जाओ भाई, आ जाओ। पीपीई के नोट के अंदर आप सब नोट के अंदर जो ग्रांट है, आप ये जैसे गिवन थी ग्रांट, ठीक है, तो आप उसकी ये 3 बातें बता देंगे, ओके। नंबर अच्छे खासे होते हैं, 18-20 नंबर का, जज़ाकल्लाह, 18-20 नंबर का सवाल होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, बताना क्या कुछ है, अब ये लंबी अंग्रेजी याद रखने की बजाय जितनी मैंने 3 बातें जैसे कही हैं वैसे ही याद रखनी है आपने। पहली बात ये देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक हो गया। दूसरा, नेचर एंड एक्सटेंट। तीसरा, अनफुलफिल्ड कंडीशंस या कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसी कहते हैं कि जी को खतरा मंडला रहा है, हमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 साल तक ये प्लांट चलाना है, दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं, लेकिन यार ये जो हालात है ना ये बड़े ख़राब हैं, आजकल तो स्मॉग आई हुई है, तो हम जो काम करते हैं उसमें तो भाई धुआं बहुत इमिट करती है हमारी फैक्ट्री, तो हो सकता है कि हमारे पक्की पक्की पाबंदी लग जाए, पक्की, ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंटिंजेंसी आ गई, ठीक है, कि अगर हो गया ना कि पाबंदी लग गई तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, कंटिंजेंसी, ठीक है ना। तो बस बहरहाल इतनी बात याद है जी, जाहिर है, और आप क्या कहाँ जाएंगे आप कंटिंजेंसी ढूंढने, ठीक है। तो भाई डिस्क्लोजर है गवर्नमेंट ग्रांट के सिर्फ 3। थ्योरी इंश्योर कर लेना, जो ये जो है ना डेफिनेशन वगैरह एक नज़र पढ़ लो, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट के 3 डिस्क्लोजर्स हैं, कौन कौन से जी? अकाउंटिंग, इधर नहीं देखना, बुक पे नहीं देखना, अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तीसरा, एनी अनफुलफिल्ड कंडीशंस या कंटिंजेंसीज, ठीक है, बस कहानी खत्म। उसके बाद अगली बात है गवर्नमेंट असिस्टेंस की। ये डेफिनेशन पढ़ना समझ तो बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। देखो, ग्रांट ये असिस्टेंस की डेफिनेशन तो रिप्रोड्यूस नहीं ना करवाता, अब होती क्या ये सुन लो और करना क्या। बात नहीं ना की आपकी क्लास में, ठीक है, हाँ दूसरी गुलबर्ग वाली क्लास में शायद होगी थी। बहरहाल गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट को भेजा, आपको उसने कुछ मुफीद मशवरे दिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, महीना 2-3 महीने के लिए भेज दिया उन्होंने, ठीक है। आपके कारोबार का आप जिस कारोबार में थे उस कारोबार का गवर्नमेंट के पास एक्सपर्ट्स की टीम होती ही है हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। अगर सही तरह से वो डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट्स रखे गए हों तो हर शोबे के लिए जो बेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, जाहिर है गवर्नमेंट है उन्होंने वो हायर किए होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो आप जिस बिजनेस सेक्टर के अंदर थे उस बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि इकॉनमी जो है वो बेहतर हो, हालात बेहतर हो अगर चाहे तो उन्होंने आपके सेक्टर से रिलेटेड एक्सपर्ट को भेजा, उसने आके आपको कुछ अरसा आपके साथ गुजारा, आपको कुछ अच्छे मशवरे दिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ायदा तो आपको मिला है, लेकिन
आप इस फ़ायदे को कोई मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं कर सक रहे। बात समझ रहे हैं? ये जी इतने पैसों का, इतने रुपयों का मशवरे दिए हैं, बस उससे हमें फ़ायदा हो गया। क्या क्या फ़ायदा हुआ है समझ तो नहीं आ रही। क्या फ़ायदा मतलब क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट ने 50 रुपये दे दिए, नज़र आ रहा है 50 आ गए, मॉनेटरी वैल्यू आ गई, अकाउंटिंग कर ली। गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट भेजा, उसने मशवरे दिए हैं, फ़ायदा हो गया, क्या एंट्री करें? नहीं हो सकती एंट्री। तो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ग्रांट नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हेल्प ही है। ये भी ग्रांट भी क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हेल्प, लेकिन उसको मॉनेटरी वैल्यू साइन की जा सकती थी। और असिस्टेंस क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली हेल्प ही है, लेकिन उस हेल्प को मॉनेटरी वैल्यू साइन नहीं कर सकते, लेकिन फ़ायदा आपको हुआ है। अब क्या करें? यूज़र को लिख के बता दें, ठीक है? 3-4 बातें सिर्फ यूज़र को लिख के बता दें। वो 3-4 बातें क्या हैं जी? बड़ी सादा सी 3-4 बातें हैं। नेचर एंड बिल्कुल नेचर ऑफ असिस्टेंस, एक्सटेंट ऑफ असिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ असिस्टेंस। जी उन्होंने एक IT एक्सपर्ट भेजा था, ठीक है जी, और उसने आके हमें नेटवर्किंग के मशवरे दिए और वो 3 महीने तक हमारे पास बैठा रहा। नाउ दिस इज डिस्क्लोजर ऑफ असिस्टेंस। कहानी खत्म, ठीक है ना? बात समझे हो? असिस्टेंस की वैल्यू बता दे कि उसकी तो फिर वो ग्रांट बन जाएगी ना, असिस्टेंस नहीं रहेगी भाई। फिर वो तो ग्रांट बन गई, वो असिस्टेंस कहाँ से रहेगी? ठीक है ना? सादा सी बात है। गवर्नमेंट ने ही आपको असिस्ट किया पैसे देकर, असिस्ट ही था वो भी, मॉनेटरी वैल्यू होती, हमने कहा गवर्नमेंट ग्रांट है, अकाउंटिंग कर दी भाई, तो आशा अकाउंटिंग की, ठीक है ना? उसके अंदर हमने देखा नॉन मॉनेटरी ग्रांट थी, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करके अकाउंटिंग सीख ली। मॉनेटरी थी, एसेट रिलेटेड देख रहा, एक्सपेंस रिलेटेड देख लिया, फॉरगिवेबल लोन था, अकाउंटिंग देख ली। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है हम ग्रांट कह के अकाउंटिंग करना हमें आती थी। गवर्नमेंट ने ही हेल्प की, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। अब क्या करना है? डिस्क्लोजर इसका देना है। डिस्क्लोजर में क्या बताना है कि जी नेचर क्या थी असिस्टेंस की, एक्सटेंट क्या था असिस्टेंस का, और ड्यूरेशन कितना था, अल्लाह और खैर सल्ला, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में मेरी तरफ से तो अब कुछ नहीं रह गया गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर भी मेरी तरफ से कुछ नहीं रह गया। ऐसे ही IAS 36 इम्पेयरमेंट में मेरी तरफ से कुछ नहीं रह गया। ऐसे ही IAS 23 के भी डिस्क्लोजर्स करा दिए थे हयात इंडस्ट्रीज़ वाले सवाल में, ठीक है ना? वो जो टेस्ट में आया था नोट का सवाल, मेरी तरफ से IAS 23 में भी अब कुछ नहीं रह गया। और ये टेस्ट के 2 सवाल डिस्कस करने के बाद तो वैसे ही इस पूरे बंच में से अब कुछ भी नहीं रह गया डिस्कस करने वाला इंशाल्लाह, ठीक है। IAS 16 तो पहले ही हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन काम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए IAS 16 को अभी मैंने MCQ नहीं दी। और एक MCQ IAS 16 के ना देने की वजह एक ये भी है कि IAS 16 के डिस्क्लोजर सिर्फ आपको भी नहीं पढ़ाए हुए, सिर्फ सुस्ती है और कुछ भी नहीं है। और बल्कि यार आज तो वेले ही बैठे हैं, मैं डिस्क्लोजर ही पढ़ा देता हूँ। IAS 16 के डिस्क्लोजर्स पढ़ लो, उसके MCQs भी लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब आगे आ रही है छुट्टी, कोई नया होमवर्क नहीं, ये बंच आज हो रहा है पूरा, ठीक है। नए टॉपिक देखते हैं, टाइम एंड पे बचा तो कोई एक नया टॉपिक IAS 1 या करेक्शन ऑफ एरर में से कोई एक। मैं भी ये जब डिस्क्लोजर करा के ना पॉज लूँगा थोड़ी देर, फिर मैं बैठ के सोचूंगा, क्योंकि आज तो क्लास वेली है, ठीक है। मैं इन दोनों में से कोई एक शुरू करवाना हो तो उसकी बुनियाद डाल दूंगा। करेक्शन ऑफ एरर वही रेक्टिफिकेशन है जो इंट्रो के अंदर आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि चैप्टर ICAP ने एरर उठा के यहाँ डाल दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वो जिस तरह से आप खप खप के वहाँ पढ़ते थे वैसा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे बैड डाउटफुल डेट की थोड़ी सी रिवीजन करानी पड़ेगी। इंट्रो में तो आपने हफ्ता लगाया था, लेकिन यहाँ पे हम 20-25 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लेंगे। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आपने 3-4 दिन लगाए थे, यहाँ पे 20-25 मिनट लगा के हम उसको रिवाइज कर लेंगे। BRS में आपने 10-12 दिन लगाए थे, हम उसको यहाँ पे 10-15-20 मिनट लगा के अपने मतलब की रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन शुरू कर देंगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मैं IAS 1 शुरू कर दूँ सेट में चेंज इक्विटी, तो वो बहरहाल देख लेंगे अगर डिस्क्लोजर्स करने के बाद टाइम बचता है तो, ठीक है। ये जो मोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि इनकी पेंडेंसीज को रिमूव कर लें, ठीक है ना। तो डिस्क्लोजर्स करवाता हूँ, उसके बाद वो रोड इंटरनेशनल वाला सवाल रहता है वो करवाता हूँ पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की डेप्शन रहती है वो करवाता हूँ। तो आज जो है ना पेंडेंसी सारी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो बंच है ना हमारा 5 टॉपिक्स का, ये हर तरह से हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। और ये बंच कोई इसको हल्का नहीं लेना आपने, ठीक है। मैं आपको ज़रा एक आपको ज़ियारत कराता हूँ ICAP के सिलेबस की। चुप कर जा, कर लूँगा वो मैं, नहीं है किताब के अंदर कहीं भी, कहाँ से लाऊँ फिर मैं। हाँ 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 हाँ, वो पेंडिंग मैंने इसीलिए लिखवाए हुए हैं कि भाई वो होने चाहिए आपके पास। इधर देखें जी, ये FAR 1 है, ओके। और इसमें प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। और ये कौन सा सिलेबस खुल गया, पुराना तो नहीं खुल गया कोई? पॉज करें ज़रा, मैं ढूंढ लूँ भाई। यार ये ना ज़रा आप मिटा दो, ठीक है, ये वाली साइड आप नहीं नोट करना कुछ, ये तो नोटेड वाली साइड ही थी, ठीक है ना, मिटा दो सारा जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये सिलेबस है आपका मेरे सामने, वो पहले पिछला वाला गालिबन खुल गया था, जल्दी से मिटा के हट जाओ आगे से। होमवर्क मिटा दिया, MCQs थे सर,
MCQs करने हैं IAS 36, IAS 23, IAS 40। चलो भाई भाग जाओ अब यहाँ से साइड पे, जो भाई कैमरा वाले कह रहे हैं। IAS 40, IAS 20, अभी फिलहाल यही थे, ठीक है। IAS 16 भी हो सकता है। अच्छा इधर देखें, अब ये आपका सिलेबस है जी। इसमें अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है जी। वेटेज इसकी आ रही है 30 to 40, ठीक है जी। और ये सिलेबस रेफरेंस C में कहता है, जाके देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, नज़र आ रहा है भाई? अच्छा इधर देखो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सेप्ट रिकग्निशन, मेजरमेंट, रिकग्निशन आफ्टर रिकग्निशन, PPE कह रहा है असल में, पढ़ के देखोगे ना PPE निकलेगा, ओके। IAS 16। फिर अप्लाइंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड अदर असिस्टेंस एंड लोन्स, ठीक है ना। सब्सिडाइज या फॉरगिवेबल। सब्सिडाइज कौन से होते हैं? जिन पे इंटरेस्ट कम रेट पे मिल जाता है, सब्सिडाइज लोन। और फॉरगिवेबल लोन तो हमने पढ़ाई है, ठीक है, ओके। ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट को निशान लगा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो थी इसी के अंदर, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है बोरोइंग कॉस्ट। चौथी चीज़ है इम्पेयरमेंट लॉस। अगली बात मुझे पता है ये रिवर्सल, ये मैंने आईकैप से क्लैरिफिकेशन, यानी आपका मसला नहीं मेरा मसला है। कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, अब इतना कुछ पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लांगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, कितने टॉपिक्स हैं? 5। यही 5 टॉपिक्स हैं। ये C के अंदर है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, और इसकी वेटेज आप चेक कर लो खुद। तो भाई इसको ईजी नहीं लेना। 30 से 40, मैं 35 कहता होता हूँ, हालांकि ये 40 से 45 भी हो सकता है, मर्जी है उसकी, वो लिखा होता है उसने, ठीक है ना। 25 भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली देखो वेटेज दी हुई है, 35 नंबर का पेपर आपने तैयार कर लेना है इसमें, ठीक है ना। तो काफ़ी मेहनत की है हमने इसके अंदर। ये छोटी मोटी चीज़ें बहती हैं, हम कंक्लूड कर रहे हैं, इनको भी आपने बड़ी मेहनत से देखना है, ठीक है जी। सही हो गया? चलें अब ऐसा करते हैं, मुझे बताएं हयात इंडस्ट्रीज वाला सवाल किस टेस्ट में आया था? टेस्ट 3 था, गालिबन टेस्ट 3 ही था। नहीं ये तो इन्वेस्ट, ये तो इम्पेयरमेंट था। टेस्ट 2 होगा फिर, नहीं असेसमेंट थी। ओह वाओ, आई गॉट इट। मुझे ना इसके सोल्यूशन से मकसद है इस वक्त। ओके जी, अगर मैं ऐसे कर दूं यहां से शुरू सोल्यूशन, तो कोई मसला तो नहीं है? यहां पे ओपन रहे, ये क्या है? ये वही नोट है भाई, छोड़ दो। ये सोल्यूशन से मैं दिखाता जाऊंगा, डिस्क्लोजर हम पढ़ते जाएंगे कि स्टैंडर्ड ने क्या क्या डिस्क्लोजर मांगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद IAS 16 का चैप्टर भी एक नज़र देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग कितनी देर की होगी भाई? ये ना बच्चे बोर ही हो जाए घर पे। नहीं इधर कैमरा में नहीं नज़र आता? अच्छा चले, अंदाज़ा बता दें फिर मुझे। कोई अंदाज़ा नहीं? चलें ठीक है, ओके। कोशिश करता हूँ अगले 20 मिनट में क्लास को रोक दें, ठीक है ना। जितना हो गया कर लेंगे, ठीक है ना। 20 मिनट और पढ़ लो, है ना हिम्मत? ओके, घर बैठे हुए तो टेक लगा के बैठूंगा, क्या मसला है? ओके जी, ये हैं जी हमारे नोट्स IAS 16 के। ज़रा इनको गो थ्रू भी करते चलें फटाफट। हैं जी? हाँ जी, हैं जी भी खुद करता हूँ आज मैं, हाँ जी भी खुद करता हूँ। देखो कितना मैं आज बोर हो रहा हूँ भाई। देखो कल है संडे, ठीक है, नया काम कोई है नहीं, ठीक है। पूरी एफर्ट लगानी है, ये काम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन देखो ना ये काम अब अच्छा है ना, सिमट जाएगा। मंडे में भी थोड़ा वो हल्की आंच वाला नया काम हो रहा होगा, तब तक ट्यूसडे को आप फिजिकली आ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने कोशिश करके कंप्लीट कर लेनी है, ताकि नए जज्बे से नया एरिया स्टार्ट करें। और ये देख लें आप 35 से 40 नंबर का ये एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, थोड़ी वेटेज नहीं है। इस पर हमने गलत टाइम नहीं लगाया। हमारे लेक्चर्स 110 के आसपास होते हैं, ठीक है। हम कौन से लेक्चर पे पहुंचे आप देख लें, तकरीबन हम वेटेज के हिसाब से टाइम लगा कर चला करते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो काइंडली आपने ये कोशिश कर लेनी है, ठीक है। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को पढ़ना है, पढ़ते देखते जाओ, बुक्स ओपन कर लो, पेज 1 अपनी किताबों का, या ये 16 चैप्टर 1 पेज 1 सबसे पहला पेज किताब का, टिक करते जाओ कि ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, पता तो हो। और ये सिर्फ एक दफ़ा देखना है आपने, ये इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद ये डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट, ये वाला सफ़ा आपको मैंने लेक्चर नोट्स में दिया था जब हमने डिस्कस किया था इसको, यहीं से उठा कर दिया था,
तब तक बुक नहीं ना आई हुई थी, तो इसलिए ये चैप्टर दिखा रहा हूँ क्योंकि बुक नहीं आई हुई थी, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिन वो कॉस्ट के अंदर क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता, देखो तो सही यार क्या कुछ आएगा जी। कॉस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ये वाला सफ़ा याद करो, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, याद आ रहा है कुछ। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या हो क्या ना हो, कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें एक्सक्लूजन्स थी, ठीक है। तो ये इसको सारे को पढ़ना है और जो डिस्कशन वाली बात होगी वो डिस्कशन करेंगे, और जो इसमें से मैं कहूँगा ना कि नहीं करना छोड़ दें उसको, वो फिर छोड़ भी देंगे। अब ये आप कंफर्म करेंगे तो ही आगे चलेंगे ना हम। तो मैं कॉन्फिडेंट, पता है क्या, पीछे की फिक्र ही पड़ी रहेगी मुझे अगले टॉपिक्स के अंदर अगर ये छोटी मोटी चीज़ें रह गई तो। जब छोड़ा कुछ भी नहीं है तो बस थोड़ी सी मेहनत ही करनी है ना, ठीक है। तो पूरा चैप्टर जस्ट पढ़ना है। ये रोड इंटरनेशनल वाली एग्जाम्पल मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह भी करते हैं इसको, रोड इंटरनेशनल लिमिटेड, ओके। लेकिन पहले डिस्क्लोजर्स करेंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने। अगर इंप्रूव कर दिया एसेट की खर्चा तो वो कैपिटलाइज करेंगे, अगर मेंटेन रखे तो उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट है तो क्या करेंगे, अगर पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड, सब कुछ पढ़ रखा है भाई। सिर्फ एक नज़र किताब से देख के ये इंश्योर कर लेना कि हाँ ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ओके। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में डेप्रिसिएशन की डिस्कशन है। ये सारी बातें आपको मैंने करवाई हुई हैं, पढ़ाई हुई हैं, दिमाग में बिठाई हुई हैं, याद करवाई हुई हैं। एक नज़र सिर्फ पढ़ लेना, यहाँ कोई अनहोनी चीज़ तो नहीं लिखी हुई। कोई अनहोनी चीज़ मिले प्लीज़ लेकर आना है आपने इसको, ठीक है। डेप्रिसिएशन टिक करते जाएं। मेथड्स में स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद आउटपुट मेथड हुआ है, नहीं हुआ, अच्छा चलो लिखा होगा वैसे मेरे ख्याल में सम ऑफ ईयर नहीं हुआ, आउटपुट तो हो गया था। हमने होमवर्क में वो डेल्टा वाला सवाल गालिबन किया था शुरू में, तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर, तब हमने कर लिया था। बहरहाल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पेंडिंग में लिखा हुआ तो दोनों कर लेंगे, नो इशू। ये लिखा रहे कोई मसला नहीं, बरकत के लिए कुछ रहना भी चाहिए। ये दो मेथड को छोड़ के बाकी सब पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दी थी, वो स्टार्ट ऑफ द मंथ और तरह से एग्जांपल दी थी, ठीक है ना, कि डेट ऑफ परचेज है और कितना फ्रैक्शन लगाना है, इसी तरह की कुछ बातें की हुई हैं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है, ये एग्जांपल एंशिएंट वाटर वाली हम कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल की 2-4 चीज़ें और डाल के इसमें हमने कर लिया था, ऐसे ही है। चलते जाओ आगे, चलते जाओ। इन्होंने तो सिर्फ एंट्रीज की हुई हैं, हमने इसका नोट भी बना डाला था, याद है। और बोलो तो रिकॉर्डिंग डेप्थ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या बस इनमें चेंज इन एस्टीमेट। अब आपने चेंज इन एस्टीमेट को क्या सिर्फ देखना है कि हेडिंग हाँ हमने ये किया हुआ है, उसके अलावा क्या करना है आपको, सब कुछ आता ही है। ये एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, दिल करे तो किसी भी वक्त कर लेंगे। डिस्पोजल सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते जाना है, ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के एक दफ़ा इंश्योर करना है इसमें से कुछ भी नहीं हमने छोड़ा हुआ है, सिवाय अभी तक जो मैंने देखा उसके अंदर मिसिंग क्या चीज़ थी, एक क्या सम ऑफ ईयर डिजिट और दूसरा आउटपुट मेथड, ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये देखें जी, ये एक चीज़ लिखी हुई है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इफ बुक वैल्यू इज गिवन, रिवर्स बैक वर्किंग। ये कहाँ किया था हमने, ये हमने नहीं किया था। ऐसे ना सर हिलाओ अब्दुल्ला, ऐसे ना सर हिलाओ, इंट्रो में नहीं किया था, यहाँ भी किया था मैंने। अकमल ब्रदर वाला सवाल आपको करवाया था, इधर ही करवाया था, कॉस्ट मिसिंग थी, वही सवाल इंट्रो वाला ही था, वो इंट्रो में भी वही करवाया था, यहाँ भी वही करवाया था। ऐसे कैसे आप कह सकते हो। और वो रिवर्स वर्किंग जो आप सोच रहे हो उसको छोड़ दो, वो इंट्रो के लेवल की बात थी, वो यहाँ पे टेस्ट नहीं होनी, ठीक है ना। वो रिवर्स वर्किंग क्या थी, वो जब MJE वाला सवाल किया था, है ना, बड़ा खराब सा सवाल था, पता नहीं कैसे, वो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। रिवर्स वर्किंग ये क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू इज मिसिंग, ये हमने काम किया था, ठीक है ना। तो जो लेवल FAR 1 की किताब के अंदर ICAP का है, जिस चीज़ को टेस्ट करेगा वही ले लेना हमने, ठीक है ना। डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज किया हुआ हमने, एक्सचेंज मसला ही कोई नहीं, बस पर एक दफ़ा सिर्फ इंश्योर करो कि इतना लंबा चैप्टर है, इसमें क्या था, अच्छा हमने सारा कुछ ही कर लिया। ऐसे थोड़ा ही हमने 18-19 दिन लगाए थे इसके ऊपर, और 18-19 दिन नहीं थे, इनफैक्ट समझो 42 दिन उसी पे ही लगे हैं, कहीं जान छोड़ी IAS 16 ने। तो मैंने 18 लेक्चर्स के बाद उसको रोक जरूर दिया था, उसकी वजह ये थी कि हर एक के साथ मिक्स करके भी तो उसको देना था। जब IAS 36 पढ़ा तो उसके साथ मिक्स करके हमने टेस्ट के अंदर देख लिया, फिर उसके बाद हमने IAS 23 पढ़ा, हयात इंडस्ट्रीज में उसको मिक्स करके देख लिया, ठीक है। फिर IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा, अब तो उसको तो देख ही चुके हैं बड़े अच्छे लेवल पे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो IAS 16 पे तो हम अभी तक मतलब ये ऐसा ही था, इसको बंच में रखा ही इसलिए था कि वेटेज भी है और कनेक्शन भी है, टेस्ट भी इकट्ठा होता है, हम पढ़ेंगे भी इकट्ठा ही, ठीक है ना। तो उससे में फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो फ़ायदा हुआ, आपको पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, ओके। ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज एसेट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये सिनेरियोज हमने क्लास के अंदर बनाए थे, वो याद है। कॉस्ट ऑफ एसेट, न्यू एसेट इन एक्सचेंज, वो 3 सिनेरियोज, ठीक है। अगर बुक वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू दोनों गिवन हो तो ओल्ड की लेना, याद आ रहा है, वही बात लिखी हुई है, एक नज़र देख लेना, कोई नई चीज़ नहीं है। हम चैप्टर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना सीखा था, रिवाइज किया था ना, 2-3 सवाल किए थे, ठीक है जी, सबसे आखिर में सबसे पहले किया था। एक नजर सिर्फ देख लेना, ये काम हमने किया हुआ है, सवाल करने नहीं बैठ जाना खुदारा। ये फिक्स एसेट स्केड्यूल का डिस्क्लोजर है, एक फॉर्मेट बना हुआ, इसको छोड़ो, हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं अब तो। ये फॉर्मेट तो बच्चों वाला है, हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं, ओके। और ये असल में चीज़ थी, मैं कह रहा हूँ
कि जो डिस्क्लोजर्स और उससे पीछे वाली बात, रीवैल्यूएशन तो हमने कर ली थी, ठीक है ना। ये 2 मॉडल्स आर अवेलेबल, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है ना। एक चीज बस इसके अंदर रहती है और वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन। आपने पढ़ लेना है सारा टॉपिक, सारा चैप्टर। उसके अंदर 2 चीजें पीछे आई होंगी, वो रिड्यूसिंग, वो सम ऑफ ईयर और आउटपुट। यार वो तो ऐसे ही है, बस दिल नहीं कर रहा, किसी वक्त भी दिल क्या करा दूंगा वो, ठीक है ना, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। आपको पता है इंट्रो में किया हुआ आपने, बल्कि आप यूं करें ना होमवर्क के अंदर वो एग्जांपल्स आज कर लें, 2 ही तो एग्जांपल्स गिवन होंगी बुक के अंदर, ठीक है ना। फिर मैं भी 12 रिवाइज करूंगा। उसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन, आगे ट्रीटमेंट आपको सारे आते हैं, अंग्रेजी में पढ़ लेना, सिर्फ ये एक चीज मैंने पढ़ानी है। और उसके बाद ये डिस्क्लोजर, ठीक है जी, ये बस मेरे पेंडिंग है। ओके, तो ये करते हैं, इस चैप्टर को भुगता देते हैं फिर। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन क्या है यार, मुझे लगता है बात हुई है इसमें, सुन लो, अगर बात हुई होगी तो बता देना कि हुई है, ठीक है। नहीं हुई होगी तो अच्छा, हुई होगी फिर भी दोबारा सुन लो। रीवैल्यूएशन हमने सवालों में देखा, कभी हर साल हो रही होती थी, इस सवाल में 2-2 साल बाद हो रही होती थी। कुछ सवाल ऐसे भी देखे कि 5 साल पहले एसेट खरीदा था, 5वें साल पे रीवैल्यूएशन हो गई। जैसे वो सुपर पाइप्स था, ये जो के अंदर आया था असेसमेंट में, ठीक है, उसके अंदर क्या था, खरीदा 4-5 साल बाद रिवैल्यू किया, फिर उसके बाद दोबारा 4-5 साल बाद रिवैल्यू किया। अब जेहन में सवाल तो ये आता होगा आपके कि रिवैल्यूएशन की कोई फ्रीक्वेंसी भी तो हो कि कब रिवैल्यूएशन करें, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं इस बारे में, स्टैंडर्ड्स की राय क्या है कि हर साल रिवैल्यू, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो क्या हर साल रिवैल्यूएशन करनी चाहिए, या हर 2 साल बाद करनी चाहिए, या हर 5 साल बाद करनी चाहिए, कोई तो बात बताएं स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई देखो, मैंने आपको ऑप्शन दिया कॉस्ट मॉडल पे जाओ या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाओ, जिस पे जाना चाहो चले जाओ, लेकिन अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल यानी रिवैल्यूएशन मॉडल जो है वो यूज कर लिया है, चूज कर लिया है, तो मैं ये नहीं कहता कि हर साल रिवैल्यूएशन करो, हर 2 साल में करो, हर 4 साल में करो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, स्टैंडर्ड कह रहा है 16 कह रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इतनी को फ्रीक्वेंट रखो रिवैल्यूएशन को कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटीरियल डिफरेंस ना आ जाए। मतलब हमने आज बिल्डिंग को रिवैल्यू किया और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट आ गई 120 रुपये, ठीक है। अगले साल ये डेप्रिशिएट होकर मिसाल के तौर पे 115 पे पड़ी है और इसकी फेयर वैल्यू आज भी 122 हो गई है। यार ये क्या, फिर रिवैल्यूएशन करना। अगले साल आपकी वो 113 पे आ गई है बिल्डिंग और 124 पे चली गई है फेयर वैल्यू, कोई नहीं यार चलने दो। आपकी बिल्डिंग आ गई 110 पे बुक वैल्यू और उधर से मार्केट शूट अप हुई और वो चला गया 150-200 पे। स्टैंडर्ड ने कहा देखो तुम कौन से मॉडल पे चल रहे हो, रीवैल्यूएशन मॉडल, जिसका मतलब क्या है, तुम एसेट को पीपी को फेयर वैल्यू पे शो करते हो, तो भैया बहुत मटेरियल डिफरेंस है, तुम्हारी किताबों वाली वैल्यू और मार्केट वाली वैल्यू अब मेल नहीं खा रही, बहुत डिफरेंस हो गया है, तो क्या कर लो, दोबारा रीवैल्यू कर लो। तो कोई साल की पाबंदी नहीं है, कोई ये रूटीन नहीं है कि हर 2 साल बाद करनी है तो लाजमी 2 साल बाद करनी है। आपने रिवैल्यूएशन की, अगली रिवैल्यूएशन को करने में शायद आपको 5 साल की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है। कोई ज्यादा वैल्यूज बढ़ी नहीं, गार्डन टाउन के अंदर थी ये बिल्डिंग, मेच्योर्ड हैं सारी प्राइसेस यहाँ पे बिल्डिंग्स की, यहाँ पे प्रॉपर्टी की, ठीक है। आप बैरियर टाउन में चले गए, आपने वहां पर ले ली कोई बिल्डिंग, अब हो सकता है उसको रिवैल्यूएशन हर साल करनी पड़े, बदल रही होती है ना, तो डिफरेंट होती है नेचर प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो हो सकता है आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं और एक रिवैल्यूएशन करने के बाद आपको अगले 5 साल रिवैल्यूएशन ना करनी पड़े, ठीक है। और हो सकता है आप जो है वो रिवैल्यूएशन आज करें और अगले साल फिर जरूरत पड़ जाए। पहले ही साल बुक वैल्यू 120 से 115 पे आई और उधर शूटर फेयर वैल्यू शूटर हो गई, 200 पे चली गई। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, भाईजान आपका मॉडल है फेयर वैल्यू वाला, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या है, आप पीपी को फेयर वैल्यूज पे शो करना चाह रहे हैं, तो अब ये बुक वैल्यू फेयर वैल्यू से मटीरियली डिफरेंट हो गई है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू डू द रिवैल्यूएशन अगेन। बात समझे हो, क्योंकि रिवैल्यूएशन ना बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, रिवैल्यूअर को हायर करना पड़ता है, उसको ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो काफी दिन लगा रहता है, वो तंग भी करता रहता है, वो चीजें देखता रहता है, उसके बाद वो इतनी मोटी रिपोर्ट बना के देता है, आसान काम थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने ये कहा कि आप फ्रीक्वेंटली, कितना फ्रीक्वेंटली करो, कि इतना फ्रीक्वेंटली करो रिवैल्यूएशन को कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मटीरियली डिफरेंस ना आए। कुछ थोड़ा बहुत तो आएगा ही, जाहिर है, आपने रिवैल्यू किया साल के एंड पे, अगले साल के एंड पे वो डेप्रिशिएट होकर कुछ तो कम हो ही जाएगी, उस दिन फेयर वैल्यू कोई डिफरेंट ही होगी, तो कुछ डिफरेंस तो होगा लेकिन मटीरियल ना हो। अब पढ़ के देखें, अंडर द रिवैल्यूएशन मॉडल, आइए 16 की बात है, रिवैल्यूएशंस शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब क्या, हर साल नहीं, आगे उसने बताया, सो दैट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो समझ आ गई ये बात। उसके बाद जी डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर्स क्या क्या हो, लो भाई काम शुरू करते हैं। ये है मेरे पास, किधर गया, सोल्यूटियन, अच्छा जी,
ये पीपीई का नोट बना हुआ है जिसको हम कह रहे थे ये पीपीई का डिस्क्लोजर है, याद है? तो यही रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड ने कही होंगी तभी हमने बनाई है। देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शेल डिस्क्लोज, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है भाई। शेल डिस्क्लोज का मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, लाजमी डिस्क्लोज करो। अगर नहीं करोगे ऑडिटर आकर देखेगा और वो कहेगा दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। असल में ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं ना, मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, हम जब मैनेजमेंट में होते हैं, हम अकाउंटेंट्स होते हैं, हम अगर अकाउंट्स मैनेजर हैं, हमने अकाउंट्स बनाए, मतलब मैनेजमेंट ने बनाए, तो मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, और वो एक दावा करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद रेलेवेंट आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है ना, ये दावा किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आप FY2 में जाकर पढ़ोगे ना, नोट्स लिखे होते हैं, तो नोट्स के अंदर पहले ये दावा भी किया होता है। अब ऑडिटर जो आता है वो क्या चेक करने आता है? मुझे ही चेक करने आता है कि रेलेवेंट आईएफआरएस के मुताबिक जो कह रहे हो बनी हुई है या नहीं, कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस हैं या नहीं। जैसे पीपीई का नोट है, अब वो कह रहे हैं IAS 16 के मुताबिक, हमने आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, ठीक है, तो वो देखेगा कि ये डिस्क्लोजर खोल के कि जो जो पीपीई IAS 16 ने कहा हुआ है, क्या इन्होंने अपने पीपीई के बारे में वो सब बातें डिस्क्लोज की हुई हैं? बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो उसने फिर ये चेक करना है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स से। ठीक है, डिस्क्लोजर का मतलब मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर पढ़ाए थे कि डिस्क्लोजर का मतलब है बस बता दो, वो कहीं बता सकते हो, इनकम स्टेटमेंट बता दो, बैलेंस शीट में बता दो, इक्विटी में बता दो, कैश फ्लो में बता दो, नोट्स बता दो, लिख के बता दो, फिगर में बता दो, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब क्या है? बता दो। ठीक है, तो अगर इनमें से जरूरी डिस्क्लोजर्स में से अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मैनेजमेंट नहीं देगी, तो फिर ऑडिटर क्या कहेगा? ऑडिटर कहेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हिसाब से आईएफआरएस के मुताबिक नहीं बनी हुई। ठीक है, ओके। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ पीपीई, क्या कुछ? मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड और यूजफुल लाइफ। हाँ भाई, ऐसी बातें बताई थी हमने, बोलो। नहीं बताई थी? आप कह रहे हो नहीं बताई थी, बोलो। अब बताई थी कि नहीं बताई थी? कहां बताई थी? कहां लिखते थे यूजफुल लाइफ? बोलो बोलो बोलो, कहां लिखते थे? जहां नोट्स बनाते थे। ये देखो, मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ, नीचे लिखा हुआ डेप्रिसिएशन मेथड, देखो नजर आ रहा है, ये एंड पे नजर आ रहा है, ये देखो, इसको हाईलाइट करता हूं। हर क्लास के लिए बताओ ये बातें, 2 नंबर थे इसके, हर क्लास के लिए बताओ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, व्हीकल, सबके बारे में बताया। ये मॉडल है, ये लाइफ है, ये मेथड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे कहता है जी, अगली बात क्या बताओ? अगली बात ये बताओ भाई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। बताया था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होती है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होती है? वो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे, लेकिन मैंने कहा था क्योंकि इसमें कॉस्ट भी हो सकती है, फेयर वैल्यू भी हो सकती है, तो इसलिए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लो, जान छुड़ा लो। तो वो कहता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का बताओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताओ। कब कब? एट बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग एंड एंड ऑल है, एट बिगिनिंग एंड एंड। चलो चेक करते हैं अब ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। ये देखो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ कब? एट बिगिनिंग ओपनिंग आ गया, अभी रेकंसिलिएशन की बात आई, वो भी आगे की हुई है, मतलब ये नोट हमने डिस्क्लोजर को फॉलो करके बनाया। एट बिगिनिंग एंड ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ। ये देखो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एट ओपनिंग एंड एट क्लोजिंग, ये बोला था उसने। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताओ कब? एट बिगिनिंग एंड एट एंड। अब उसने तो एक लाइन लिख दी, हमें कितना मुसीबत से गुजरना पड़ा ये दिखाने के लिए। ठीक हो गया? ये देखो आगे कहता है आ रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, रेकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड एंड। रेकंसिलिएशन बताओ, मतलब बिगिनिंग से एंड तक पहुंचा कैसे? उसमें शो करो एडिशंस, उसमें शो करो रिवैल्यूएशन, उसमें शो करो इम्पेयरमेंट, उसमें शो करो डिस्पोजल, उसमें शो करो डेप्रिसिएशन। एक को मैंने छोड़ दिया, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, डिटेल इन सीए फाइनल। ठीक है ना, इसलिए सिलेबस में है नहीं, पर जो स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर है लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ओके, तो हमने क्या कहा जी? उन्होंने क्या कहा जी? हर क्लास के बारे में बताओ, मेजरमेंट बेसिस, लाइफ, रेट मेथड वगैरह। ठीक है, फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और रिकमेंडेशन बताओ, ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे। नजर आ रहा है? ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे। फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो, मतलब इस लाख से 1,20,000 पे कैसे पहुंचे भाई? रेकंसिलिएशन बताओ, उसमें क्या बताओ? ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, एडिशन, डिस्पोजल, वही बातें इसने भी लिखी हुई हैं। ट्रांसफर उसने नहीं लिखा, जाहिर सी बात है, उसने जो ये इंपेयरमेंट रिवैल्यूएशन का बताया है, तो जाहिर ट्रांसफर करके ही रिवैल्यूएशन करनी होती है हमने। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया काम।
समझ आती है बात? अच्छा, अब ये मेन बॉडी हो गई। मेन बॉडी के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, ये ट्रांसफर रिवेशन डिस्पोजल और ये डेप्शन ट्रांसफर डिस्पोजल। ओपनिंग से क्लोजिंग की रेकंसिलिएशन बताओ, उसने ये कहा था। ओके, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब डिस्क्लोजर्स क्या हैं? अच्छा जी, मुझे कैमरा वाले भाई की तरफ से एक इशारा हुआ है कि आपकी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो आप काइंडली जो है बस कर दें। तो भाई इधर देखो, ये ना ज़रा पढ़ना सफ़ा नंबर 25 पे, ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं। ये इंशाल्लाह कल यहीं से बात स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और ये मैंने डिस्क्लोजर्स पढ़ाने हैं, तो आते ही मुझे बताना है आपने कि डिस्क्लोजर्स पढ़ाओ आप, ठीक है? इसलिए अभी IAS 16 के MCQs आपके होमवर्क में नहीं है, यही 4 स्टैंडर्ड्स के MCQs आपके होमवर्क में हैं, लेकिन IAS 16 का सारा चैप्टर आपने रीड करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम क्या है? IAS 16 होल चैप्टर जस्ट रीडिंग। ओके, सिर्फ ऐसे गो थ्रू कर लेना है। ओके, और इधर देखो, होल चैप्टर रीडिंग, लेकिन फ्रॉम राइज एंड आई कैप स्टडी टेक्स्ट। थोड़ी सी एफर्ट करनी है आज जाके, ठीक है ना? थोड़ी कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है हमने। देख तो लें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने ना पढ़ी हुई हो, ठीक है जी? तो आज क्लास वर्क के अंदर हमने क्या किया, वकास मुझे बता दीजिएगा, लेक्चर नोट्स में बना दूंगा, ठीक है जी? और भाई साहब ये लाजमी करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा, ये कल का संडे आप लगा लें अच्छे तरीके से और ये चीज़ों को कंक्लूड कर लें। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी, 40 नंबर की वेटेज थोड़ी नहीं होती। उसने 45 कहा हुआ है, 35 से 45 है ना, कि 30 से 40 था? चलो, तो 35 नंबर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना? तो इस पूरे बंच को हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट बंच की तरफ मूव करेंगे। बंच करके ही पढ़ते जाएंगे, या कहीं देखूंगा ज़रूरत पड़ी तो तरतीब बदलने की, ठीक है जी? ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।